का वाईफाई स्टडी 2.0 पर मैं हूं आपके साथ अंकित अवस्थी और आप देखना शुरू कर चुके हैं इस समय पर श्रीलंका हुआ दिवालिया। ये खबर सही है या गलत, आइए आज के सेशन में जांचते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हालात श्रीलंका की चर्चा के इसलिए भी हैं क्योंकि श्रीलंका में प्रोटेस्टर्स के द्वारा राष्ट्रपति भवन के अंदर कब्जा कर लिया गया है। कब्जे का मतलब यह हुआ कि साहब जो राष्ट्रपति भवन के अंदर जो प्रेमाइसेस हैं उनके ऊपर लोग या तो डांस कर रहे हैं या फिर सो रहे हैं, पैसे उड़ा रहे हैं, कपड़े फेंक रहे हैं। ये सारे चमत्कार इन दिनों श्रीलंका में चल रहे हैं। चलिए इस बात तक पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे पुराने छात्र हैं तो आपने कुछ इस प्रकार की न्यूज मुझसे पहले सुनी होंगी, और अगर आपने ये सुनी होंगी तो आज से 6 महीने पहले मैं आपको ये स्पेशली याद दिलाना चाहता हूं। 6 मंथ पहले मैंने एक न्यूज पढ़ाई थी आप लोगों को, और न्यूज थी कि इस साल के अंत तक दिवालिया हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है, 6 मंथ पहले थी। आज की न्यूज सुन लीजिए क्या है, श्रीलंका हुआ दिवालिया। यानी कि आप इंटरप्रिटेशंस को अगर सही दिशा में लगाते हैं तो आपको साफ साफ पता चलता है कि 6 महीने पहले जो हमने आपसे क्लास में डिस्कस किया था उस समय कहीं कोई इस प्रकार की चर्चा नहीं थी कि बैंकरप्सी के हालात आ जाएंगे। बैंकरप्सी के हालात आ चुके हैं। दुनिया के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल CNN ने इसका अनाउंसमेंट भी किया। श्रीलंका इज बैंकरप्ट, प्राइम मिनिस्टर सेज। श्रीलंका के जो वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने खुद ने अनाउंस कर दिया है हम दिवालिया हो गए हैं। अच्छा, जिनको नहीं पता दिवालिया क्या होता है मैं बताऊंगा। जिन्हें श्रीलंका के बारे में कुछ नहीं पता है उन्हें मैं रिकमेंड करूंगा कि समय निकालकर एक बार के लिए आप इन चीजों को जरूर देख लें, है ना, कि श्रीलंका नोट क्यों नहीं छापता, क्या है गरीबी के पीछे। ये सारी कहानियां मैंने ऑलरेडी इस चैनल पर पढ़ाई हुई हैं। समय मिले तो आप उन्हें जरूर देखें। और इसके साथ साथ आपको मैंने ये जो न्यूज है कि श्रीलंका बैंकरप्ट हो चुका है। अच्छा, बाय द वे बैंकरप्ट होता क्या है, मैं आपको इसको थोड़ा सा आसान भाषा में समझाता हूं। बैंकरप्ट यानी एक प्रकार से यूं समझिए कि बैंक को पैसा देने की स्थिति आपकी नहीं बची। बैंकरप्ट जो शब्द है बना तो बैंक से है, लेकिन इसके मायने कुछ इस प्रकार से निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कि आपने किसी से कोई लोन लिया, है ना, जनरली हम मानते हैं कि बैंक से लोन लिया जाता है। आपने बैंक से लोन लिया और बैंक के लोन को चुकाने की स्थिति में आप नहीं हैं। चुकाने की स्थिति में नहीं है मतलब अगर आपकी जो EMI जा रही है, आप अगर वो EMI भी पे नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब बैंक की नजर में आपको NPA डिक्लेयर कर दिया गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट इन केस ऑफ एनी कंट्री। आपकी EMI बाउंस होते ही कि भाई इनकी EMI आनी थी। आप पूछेंगे क्या कोई देश भी EMI चुकाता है क्या? भाई हम गाड़ी लेते हैं, घर लेते हैं, लोन पर लेते हैं और उन सब की वजह से हमारा EMI का सिस्टम होता है। लेकिन क्या इन बैंकों के ये देशों के साथ भी ऐसा होता है क्या? इन्हें भी EMI का झंझट करना पड़ता है क्या? हाँ जी, बिल्कुल, इनको भी EMI का झंझट रखना पड़ता है जब भी ये कोई अंतरराष्ट्रीय लोन लेते हैं। श्रीलंका 6 महीने पहले प्रिडिक्टेड था कि ये लोन नहीं चुका पाएगा। अब न्यूज आ चुकी है कि ये लोन नहीं चुका रहा है। ठीक है। अच्छा, कुछ विद्यार्थियों को आज के RNA के सेशन के बारे में क्वेरी होगी कि वो क्यों नहीं हो रहा है। मैं पहले ही क्लियर कर दूं। असल में आज सुबह मैंने आपका पहला सेशन भी सुबह 6:30 बजे लिया था। आज डे टाइम में मुझे कहीं बहुत दूर की जर्नी करनी थी, लगभग 500 किलोमीटर दूर जाके मैं आके पहुंचा हूं। तो ऐसे समय पर आपको कुछ कंटेंट देना था, इसलिए मैं लाइव आ गया। अदरवाइज मेरी ट्रेवल बहुत लंबी थी, कुछ ऑफिशियल पर्पज से मुझे जाना था। इस वजह से मैं आप लोगों की क्लास के दौरान क्लास को मिस ना करते हुए उस दौरान आपको कुछ टाइटल डील करके जा रहा हूं, है ना। तो आप इस चीज को थोड़ा ध्यान से सुन लें और पेशेंस पूर्वक सुने। जो भी न्यूज इंपॉर्टेंट इस दौरान घटित हुई है उन्हें निश्चित ही मैं आने वाले सेशन में कवर कर लूंगा, है ना। तो अब हुआ क्या है कि श्रीलंका बैंकरप्ट हो चुका है। श्रीलंका की बैंकरप्सी जो है उसे आप अलग अलग प्रकार की न्यूज में अलग अलग तरह से देख सकते हैं। जैसे श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे, उन्होंने कहा है कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। कब दे देंगे? 13 तारीख को। आज क्या तारीख हो रही है? 11 तारीख हो रही है। तो साहब 13 तारीख को इस्तीफा देने का कोई खास कारण है क्या? अभी तक आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि प्रेसिडेंट जो है गोटाबाया राजपक्षे वो अपना घर छोड़ करके सीक्रेट बंकर में जाकर छिप गए हैं। अच्छा, आपको याद होगा कुछ समय पहले मैंने आपको न्यूज में यह भी बताया था कि इनके बड़े भाई महिंद्रा राजपक्षे जो कि प्रधानमंत्री हुआ करते थे श्रीलंका के, वो भी इसी प्रकार से भाग गए थे, भाग करके इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह रानिल विक्रमसिंघे को प्रधानमंत्री बनाया गया जो कि अपोजिशन पार्टी से थे। वर्तमान में रानिल विक्रमसिंघे ने भी कह दिया कि मैं भी इस्तीफा दे रहा हूं। यानी कि सारे के सारे पदों पर इस्तीफा, और इस्तीफे के साथ साथ जनता का आक्रोश। आपने कुछ इस प्रकार से पहले महिंद्रा राजपक्षे को यानी कि जो प्रधानमंत्री थे उनको भगाते हुए देखा था। अब जो गोटाबाया राजपक्षे हैं उनको भगाने के लिए भी जनता का आप ये हुजूम देख सकते हैं। मतलब दुनिया इस प्रकार से इसे ले रही है कि राजनेता इस भ्रम में ना रहे। जिस दिन जनता अपने हाथ में सत्ता लेने की सोच लेती है तब उनके महलों में से भी राजनेताओं को भगा दिया जाता है। यानी कि समटाइम्स राजनीति करने वाले ये सोच लेते हैं कि इस दुनिया के ऊपर तो हम लोग पैतृक रूप से इसके मालिक बनकर आ गए हैं,
ऐसा नहीं है। जिस दिन ये जनता आपको हटाने की ठान लेती है, कुछ नजारे ऐसे ही देखने को मिलते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये तस्वीरें अपने आप में बयान करती हैं क्या दृश्य है। आप देखिए कि यहां पर गोटाबाया राजपक्षे अपने भागते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उनका सामान आप देख सकते हैं कि दौड़ते हुए उनका सामान लेकर चढ़ते हुए दिख रहे हैं, और कहा जा रहा है कि वो नेवी के एक जो नेवल एयरबेस है उस पर जाकर छिप गए हैं। आप देखिए वो सामान लेकर के इस प्रकार से, जो आप ये देख सकते हैं, ये दृश्य अपने आप में बहुत कुछ कहता है। कहा जा रहा है कि ये गोटाबाया राजपक्षे का ही सामान है, और वो नेवी का जो अपना एक लड़ाकू वो है, पोत है, युद्धपोत है, उस पर जाकर उन्होंने शरण ली है, ये उनके बारे में कहा जा रहा है। साथियों, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयान करती हैं। आप इन तस्वीरों को देखें, ये राष्ट्रपति आवास है, उसके बाहर उमड़ा हुआ यह नजारा देखें। इस नजारे में आपको जनता जनार्दन एक तरह से नदी नाले की तरह बहता हुआ दिखाई दे रहा है। जनता का एक सागर आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, जो प्रोटेस्ट इस बात का कर रहा है कि हमारे अधिकार वापस दो। हमारी सत्ता पर तो आप काबिज हो गए, लेकिन हमारे जो भी हमारे साथ में घटित हो रहा है, हम भूखे मर रहे हैं, हमारे पास में फ्यूल की क्राइसिस है, उन सब चीजों को पूरा करो। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयान करती हैं। मैं आपको दिखाता हूं साथियों, जनता यहां से निकल करके इससे अंदर होकर के इस घर के अंदर घुस गई। घर के अंदर घुसकर इस प्रकार से जनता ने रेड मारी। रेड मार करके जनता ने इस प्रकार से यहां पर पैसे निकाले, पैसे गिने। मतलब आप सोचिए कि राष्ट्रपति के घर में छापे पड़ रहे हैं, वहां पर राष्ट्रपति के घर से पैसे कलेक्ट किए जा रहे हैं। इंडियन करेंसी में अगर बात करें तो 39 लाख रुपए राष्ट्रपति के घर में रखे हुए मिले, यानी राष्ट्रपति पैसे छोड़ के भाग गए। यहां पर आप देख सकते हैं, हालांकि जनता ने इस पूरे पैसे को अपनी सेना को सुपुर्द कर दिया कि साहब हम इस पैसे का कुछ नहीं करेंगे, आप इस पैसे को रखिए। आप देख सकते हैं जनता किस प्रकार से पैसे इकट्ठे कर रही है। ये कुछ तस्वीरें हैं जो ये दर्शाती हैं कि जब सत्ताएं गिरती हैं तो कैसा हाल होता है। आपको याद है, आपने कुछ समय पहले ऐसी पिक्चर्स जो है ना, वो अपने तालिबान के केस में देखी थी कि जब अमेरिका अफगानिस्तान छोड़कर गया था तो वहां पर लोग इसी प्रकार की बेतुकी हरकतें कर रहे थे। कुछ ऐसी ही श्रीलंका के अंदर हालात हो रही हैं। यानी सत्ता कितनी जरूरी चीज होती है, आप उसको देखें कि किस प्रकार की अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है। ये राष्ट्रपति भवन के अंदर का दृश्य है, जिसके अंदर जनता जो है वो स्विमिंग पूल में इतना कूद कूद के नहाली कि पानी मटमैला हो गया है। मतलब राष्ट्रपति भवन के हालात देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ये राष्ट्रपति की अपनी पर्सनल जिम है, जिसमें लोग बाकायदा फोटो खींच खींच करके अपने मजे ले रहे हैं। आप यहां पर राष्ट्रपति के पलंग पर सोए हुए लोगों को देख सकते हैं। यानी ये तस्वीरें दिखाती है गोटाबाया राजपक्षे के बिस्तर पर लोग आराम से आराम फरमा रहे हैं और यहां लेट करके अपनी फोटो ले रहे हैं कि भाई अब हम राष्ट्रपति भवन में एंट्री कर चुके हैं। और राष्ट्रपति भवन में आप सोचिए, समटाइम्स के मतलब ये बहुत बड़ी स्थिति है सोचने लायक कि जब आपके ऊपर लीडरशिप नहीं बचती है तो कैसी अराजकता की स्थिति उत्पन्न होती है। कि बहुत चिंता का विषय है। अभी के लिए हो सकता है आप में से बहुत लोगों को हंसी आए इस बात को देख करके कि ये हो क्या रहा है। कुछ तस्वीरें आपको देखनी चाहिए। ये देखिए, यहां पर जनता जो है वो खुद से, जो राष्ट्रपति जहां बैठ करके अपने भाषण दिया करते हैं, उस कुर्सी पर बैठ करके जनता मजे ले रही है। मतलब उनको पता नहीं है कि हमें बोलना क्या है, क्या करना है। कोई डिमांड नहीं है भाई हम सरकार चलाना चाहते हैं या कुछ करना। इनका तो केवल इतना मुद्दा है कि हमारी जो हालत खराब हुई है ना, हमारी जो इकोनॉमी की हालत खराब हुई है, लाइट 12-12 घंटे पूरे देश में कट रही है, पेट्रोल नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, विदेशी मुद्रा हमारे पास नहीं है, लग्जरी गुड्स हम नहीं खरीद पा रहे हैं, फर्टिलाइजर हम नहीं खरीद पा रहे हैं। जो हालात हमारे हुए हैं, उन हालात से निपटने के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया है। और आप इन तस्वीरों के माध्यम से इन चीजों को देख सकते हैं। अब सवाल बनता है कि यहां पर जो गोटाबाया राजपक्षे हैं और उनके साथ साथ विक्रम सिंघे, आपको याद होगा श्रीलंका ने अपने हालातों पर नियंत्रण पाने के लिए गोटाबाया राजपक्षे के बड़े भाई महिंद्रा राजपक्षे को अपनी पद से हटाया था। वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे और अपोजिशन की तरफ से रानिल विक्रम सिंघे को, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे कभी, उनको बुलाकर पद पर बिठाया गया। हालांकि रानिल विक्रम सिंघे के आने के बाद भी हालात नहीं सुधरे। तो अब सरकार के पास अल्टीमेटली ऑप्शन क्या है? या तो सेना अपना शासन चलाए, हालांकि सेना ने अभी तक ऐसी कोई भी अपनी मनोदशा सिद्ध नहीं की है। या तो एक विकल्प यह है कि सेना अपना शासन चलाए, और दूसरा विकल्प यह है कि ऑल पार्टी गवर्नमेंट चले। ऑल पार्टी गवर्नमेंट का मतलब यह हुआ कि जितनी भी अपोजिशन लीडर्स हैं या जितनी भी सरकारों के अंदर पार्टीज हैं, उन्हें लगता है कि देश को इन परिस्थितियों से कैसे बाहर निकाला जाए, तो वो सब मिलकर आए और मिलकर आकर सरकार चलाएं। अब यही अल्टीमेट रिसोर्ट नजर आता है श्रीलंका के केस में। यानी कि वहां पर अगर सरकार में गोटाबाया राजपक्षे थे, रानिल विक्रमसिंघे थे, महिंद्रा राजपक्षे थे, इसके अलावा जितनी भी पार्टीज हैं वो सब अपने प्रतिनिधि भेजें केंद्रीय सरकार के अंदर। सरकार इस प्रकार का अनाउंसमेंट कर चुकी है कि हम इस प्रकार की सरकार बनाएंगे जिसमें सब लोग सरकार में शामिल होंगे, कोई अपोजिशन होगा ही नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली अब सबका गोल जो है वो महंगाई से लड़ना है, वो गरीबी से लड़ना है, भुखमरी से लड़ना है। अभी आपस में लड़ने का समय नहीं है। इसलिए एक इस प्रकार की सत्ता के बारे में विचार किया जा रहा है। उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात समझ में आ जाए। ठीक है,
श्रीलंका की कैबिनेट वगैरह ने अपना अपना इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ साथ अब बड़ा सवाल यह बनता है, जिनको नहीं पता है कि अल्टीमेटली श्रीलंका में क्या हुआ, क्यों हुआ, इसके बहुत से कारण है, क्या हुआ क्यों हुआ, मैंने कई बार ऑलरेडी इन चीजों के बारे में आप लोगों को पढ़ाया है, फिर भी आपको नहीं पता है तो मैं जरूर थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बताऊंगा। लेकिन एक बड़ा सवाल यह बन रहा है कि 13 तारीख को ही क्यों, जब आप ऑलरेडी छुपने चले गए हैं, आपने अनाउंस कर दिया कि मैं रिजाइन करूंगा, लेकिन 13 को ही क्यों? असल में उस दिन पूर्णिमा का दिन है और पूर्णिमा का बुद्धिस्ट लोगों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। उस पूर्णिमा के अवसर पर बुद्धिज्म के अनुसार, मतलब उनके यहां पर इस पर्टिकुलर पर्व को पोया कहा जाता है, जिसको अपन पूर्णिमा कहते हैं। पोया के पर्व पर ये अपनी इस्तीफे देने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसको शुभ दिन माना जाता है। दूसरी एक बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, श्रीलंका के लिए जो जुलाई का महीना है ना, ये काफी ज्यादा ड्रेस्टिक, मतलब सुखदाई नहीं रहा है, बहुत दुखदाई रहा है। चाहे ये वाला केस हो या 2017 का केस हो या उससे पहले जब तमिल और इनका मतलब लड़ाई हुई थी उस समय का केस हो, जुलाई में अक्सर बड़ी दिक्कतें श्रीलंका को सहन करनी पड़ी हैं। ब्लैक जुलाई के नाम से जाना जाता है, यही कारण है 1987 में तमिल और सिन्हले लोगों के बीच में श्रीलंका का क्राइसिस रहा हो, या फिर 2017 में श्रीलंका के द्वारा चीन को अपना एक पोर्ट दैट इज हम्बनटोटा पोर्ट गिरवी रखना पड़ गया हो, या आज की स्थिति हो, ये सब जुलाई में ही हुई है। इसलिए श्रीलंकन जुलाई को ब्लैक जुलाई के रूप में मानते हैं। श्रीलंका की इकोनॉमी के धड़ाम से गिर जाने के पीछे का बड़ा कारण है कि जो इनके ऊपर $51 बिलियन का लोन है, ये उसकी ईएमआई नहीं चुका पा रहे हैं, यानी कि उस लोन की भरपाई नहीं कर पा रहे हैं। श्रीलंका के अंदर जो टैक्स की कमाई है, यानी कि सरकार जो लोगों से टैक्स वसूलती है, वो किस प्रकार से गिरता चला गया, वो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। श्रीलंका में जहां 2017 में 10.9 यानी कि लगभग $11 अरब का टैक्स कलेक्शन हुआ था, वो लगभग $6.5 अरब रह गया वर्ष 2020 के अंदर, यानी टैक्सेशन के अंदर लगातार गिरावट आई। अब बड़ा कारण है ऐसा क्यों हुआ? असल में श्रीलंका की इकोनॉमी बहुत ज्यादा टूरिज्म पर डिपेंड करती है। 2019 के अंदर श्रीलंका के अंदर ईस्टर के दिन बम धमाके हुए। जब यहां पर बम धमाके हुए तो उन बम धमाकों में 2019 के अंदर जो श्रीलंका के अंदर बॉम्बिंग हुई, उसके अंदर लगभग 260 लोग मारे गए। 2 बड़ी होटल्स के अंदर बम धमाके हुए और 3 चर्चेज में धमाके हुए। उससे हुआ यह कि जो बाहर से आने वाले टूरिस्ट थे, उनके मन में एक भय बैठ गया। 2019 के बाद से शुरू हुआ यह सेटबैक, बाद में कोरोना की भेंट चल गया और अंत में जाकर के ये आज के जो युद्ध कोरोना उसके यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहा है, उसकी भेंट चढ़ गया। इसका परिणाम यह निकला कि यहां आने वाले टूरिस्ट की संख्या लगातार घटती चली गई। जहां 2018 में 23 लाख टूरिस्ट यहां पहुंचे थे, 2021 में यहां मात्र 1.94 लाख टूरिस्ट पहुंचे थे। इनके कुल टूरिस्ट में लगभग 1/4 हिस्सा इंडियंस का था, यानी कि भारत की तरफ से लगभग 56,000 टूरिस्ट यहां पर घूमने गए हैं। आप इससे अंदाजा लगाकर देख सकते हैं। इंडिया फिर भी इनको एज ए टूरिज्म में फेवर कर रहा है। इंडिया टूरिज्म में नहीं, इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों, इंडिया ने तो $4 बिलियन की क्रेडिट लाइन भी एक्सटेंड की है इनकी मदद करने के लिए। यहां पर बहुत सारी दिक्कतों में सबसे बड़ी दिक्कत यह भी है कि यहां की सरकार बहुत ज्यादा भ्रष्ट है। भ्रष्ट का मतलब यह है कि अगर हम राजपक्षे परिवार की बात करें तो राजपक्षे परिवार में गोटाबाया राजपक्षे, महिंद्रा राजपक्षे, उनके बच्चे, बच्चों के बच्चे, ये सब सरकार में इन्वॉल्व हैं। यानी कि एक प्रकार से श्रीलंका के अंदर परिवार का शासन चलता है, जिस वजह से जनता में एक बहुत जबरदस्त आक्रोश है। वर्तमान में इनके पास फिर उम्मीद क्या बची? उम्मीद केवल इतनी है कि आने वाले समय में इन्हें IMF बेलआउट पैकेज दे दे। बेलआउट का पैकेज का मतलब हुआ कि इनको लोन देने से, मतलब EMI के जो चुकान है उसको राहत दे दे कि भाई आप मत चुकाइए। इस बीच में श्रीलंका के पास में जो फर्टिलाइजर्स है उसकी जबरदस्त किल्लत चल रही है। क्योंकि फर्टिलाइजर इंपोर्ट करना पड़ता है, उसको देने के लिए उनके पास में डॉलर्स नहीं है। बैंक्रप्सी के कारण वो सब चीजें खत्म हो चुकी हैं। ऐसी स्थिति में इंडिया ने हाल ही में, ये न्यूज मैं आपके सामने 2 दिन यानी 1 दिन पुरानी सुना रहा हूं, जुलाई 10 की न्यूज सुना रहा हूं, भारत ने श्रीलंका को मदद करने के लिए 44,000 टन फर्टिलाइजर अपनी तरफ से भेजा है। वो फर्टिलाइजर जिसे इंडिया खुद इंपोर्ट करता है, लेकिन फिर भी भारत ने श्रीलंका की मदद करने के लिए अपनी तरफ से फर्टिलाइजर भेजा है। आप पूछेंगे इसका फायदा क्या होगा? फायदा असल में यह है कि जब आप फर्टिलाइजर देंगे तो उनके यहां पर एग्रीकल्चर अच्छा होगा। एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो भुखमरी की स्थिति पैदा नहीं होगी, क्योंकि वर्तमान में वो भूख की परेशानियों से ग्रसित चल रहे हैं। इस बात का श्रीलंका ने इंडिया को थैंक यू भी बोला है। श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर यह भी बात निकल के आ रही है कि क्या भारत अपने द्वारा सेना भेजकर वहां पर शांति स्थापित करना चाहेगा? जवाब में भारत ने साफ मना कर दिया है कि हम यहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी सेना का इंटरफेयर नहीं करने वाले हैं। बात की जाए चाइना की, सर वो कहां दुबक कर बैठा है, वो मदद करने क्यों नहीं आ रहा है? चाइना ने कहा है कि यह हमारे कारण नहीं हुआ, जबकि सब जानते हैं कि चाइना ने जिस प्रकार से उसे अपने डेट ट्रैप में फंसाया, अपने ऋण जाल में फंसाया, श्रीलंका बर्बाद हो गया। कुछ ही दिनों के अंदर पाकिस्तान के भी ये हालात होंगे। मैं आपको अभी बता दे रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको जिस प्रकार से 6 महीने पहले श्रीलंका की न्यूज बताई थी कि दिवालिया होगा श्रीलंका, और आज मैं पढ़ा रहा हूं दिवालिया हो चुका है श्रीलंका।
पाकिस्तान के बारे में भी कहा था। पाकिस्तान के साथ गुड लक फैक्टर यह है कि वो इंडिया की दुश्मनी का फायदा उठा लेता है, कहीं जाकर के हमारे ही खिलाफ बोलता है तो उसको कुछ लोग चंदा दे देते हैं, वो उन चीजों से बच जाता है। असल में असली सहायता जो है ना वो चीन से उसको मिलती चली जाती है, तुर्की से मिल जाती है जो भारत विरोधी है। इससे उसका घर थोड़ा खिसक चला था, यानी कि जो आज बैंकरप्ट होने वाला था वो 1-2 दिन और आगे खिसक जाता है। अब स्थिति क्या है, चाइना से पूछा गया कि आप लोग इसके जिम्मेदार हैं, तो चाइना बोलता है नहीं, हम जिम्मेदार नहीं है साहब इसकी बैंकरप्सी के, ये खुद जिम्मेदार हैं क्योंकि इनकी नीतियां खराब थी। यानी श्रीलंका ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा हम जिम्मेदार नहीं है और हमें कोसने की भी जरूरत नहीं है। चाइना समझ गया है कि लोगों में हो सकता है चाइनीज लोगों के खिलाफ गुस्सा आ जाए, इस कारण से साफ साफ कहा है कि तुम लोग प्रोटेस्ट वगैरह में दिख मत जाना, पता चले कि लोग ढूंढ दिए तुम लोगों को पकड़ करके कि चाइना वाले कहां से आ गए। स्थिति खराब है श्रीलंका में। खराब स्थिति का अनुमान आप इसी से लगा सकते हैं कि लाखों लोगों ने श्रीलंका छोड़ने के लिए वीजा सेंटर्स पर अप्लाई किया हुआ है। गल्फ कंट्रीज में, इंडियन कॉन्टिनेंट के अंदर और बहुत सी जगह पर लोग अपने जॉब के लिए आवेदन कर रहे हैं ताकि वहां से छूटकर निकल सकें। हालात खराब हैं, लेकिन समझने के लिए केवल इतना जरूरी है कि श्रीलंका की जो स्थितियां हैं वो किसी भी देश के साथ हो सकती हैं यदि राजनीति में दूरदर्शिता ना हो, पर्याप्त एम्प्लॉयमेंट के साधन ना हो और साथ में जो भी डेट के साथ जीडीपी का रेशो है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन ना हो। यदि कोई भी देश अपनी जीडीपी से ज्यादा डेट लेने की कोशिश करेगा, कर्ज लेने की कोशिश करेगा, एक की जगह दूसरे को आप अपनी तरफ से आरोप प्रत्यारोप करते चले जाएंगे, तो ये दिन किसी से भी छूटे हुए नहीं रह सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। मेरे प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।